the Executive Group Vice President Motilal Oswal, AMC. Give him a big round of applause. Let me give a brief introduction about all the three, because वैसे मुझे लगता नहीं है कोई इंट्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज इंडस्ट्री से हम सब लोग जानते हैं, बट स्टिल मिस्टर आलोक सिंह, he has a wealth experience of impressive track record in fund management. Alok sir has had overall equity and fixed income investment operations from Bank of India as Chief Investment Officer. So Mr. Alok is there with us in front of all of you. Mr. Rajesh Bhatia from ITI Asset Management. He has 30 years of long investment experience in Indian equities and alternative investments. Mr. Rajesh Bhatia has worked as a CIO of Simto Investments and Heritage India Advisors Limited. He was Senior VP and Head Portfolio Management Services in Reliance Capital Asset Management Company. So Mr. Rajesh Bhatia is there with us in front of all of you. Then Mr. Ajay Khandelwal. Mr. Khandelwal has a 13 years of experience in fund management and research related activities. He has also worked as a fund manager with Canara Robeco Asset Management Company and was handling a small cap fund. So all three esteemed panelists are there with us, and to talk to them, to ask them questions, उनका म्यूचुअल फंड कैसे सही है, क्यों सही है, I would like to invite the moderator, and we have the moderator Mr. Sumit Mehrotra from Money9. So big round of applause for Mr. Sumit Mehrotra. We all have been seeing Mr. Sumit on TV channels, so आज वो live हमारे सामने हैं. तो over to you guys. Sumit ji, please. Sir, can we have more mic? Hand mic. Audio check. ऑडियो चेक, आ रही आवाज? लास्ट तक ऑल क्लियर? सब निफ्टी पे लॉन्ग हो क्या? ओके, नमस्कार, मेरा नाम सुमित है. अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने मुझे ऑलरेडी देखा ही हुआ होगा. आज सौभाग्य मेरा कि सारे CIOs आज मेरे सामने हैं, तो उनसे तो मैं बातचीत करूंगा ही. पहले मतलब मुझे जो बोला गया है कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर रिलेटेड सवाल भी पूछना, लेकिन क्योंकि CIO सामने है, बाजार नीचे है, तो बाजार तो पूछना बनता ही है, तो बाजार पर तो बातचीत करेंगे ही. अजय सर, सबसे पहला सवाल आप ही से पूछ लेता हूँ. अभी वो पीछे बात हो रही थी, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है. दो तरह की बातें इस टाइम बाजार में उठ रही हैं. या तो हम बाय द डिप करें या बाय द डिप करें. BUY वाला बाय करें या BYE वाला बाय करें. आप किस साइड हो? So, good afternoon everyone, and thanks for arranging this event. So, Sumit, लास्ट 20-25 ईयर्स में मार्केट ने सिर्फ 4 बार ईयरली नेगेटिव रिटर्न दिया है. एंड इफ़ यू कंसिडर कि उस टाइम पे क्या इवेंट्स हुए थे, यू विल अंडरस्टैंड कि अभी हम साइकिल में कहाँ हैं. जनरली मार्केट करेक्शन के देयर आर फ्यू थिंग्स, जैसे अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशन जा रहा है ऊपर, सो ओवरऑल इक्विटी में ही करेक्शन होता है. अदरवाइज इफ़ देयर आर एनी चैलेंजेस ऑन मैक्रो और माइक्रो, देन मार्केट में जो करेक्शन होता है, यू कैन अंडरस्टैंड की रीजंस बिहाइंड इट. अभी इस समय मार्केट में जो करेक्शन है, बिकॉज देर इज़ एन ऑल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल नाउ टू द वर्ल्ड. US इज़ डूइंग वेल, एंड वही एक मार्केट है जिसने हमसे अच्छा किया है. सो फ्रॉम ग्रोथ पर्सपेक्टिव, अगर टैक्स रेट कट होना है वहाँ, तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूव होंगे. ऑन डेट साइड, जब वहाँ पर अगर 4-4.5% आपको रिटर्न मिल रहा है, तो इवन फॉर डेट इन्वेस्टर्स इट मेक सेंस. प्लस रुपी डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो आज अगर मेरा रुपी डिप्रिशिएट होता है 2-3% से, मेरा उतना ही रिटर्न चला जाता है. बट ओवरऑल कंसिडर करेंगे तो मैक्रो साइड इंडिया में देयर इज़ नो प्रॉब्लम. वी आर स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. ऑल वेदर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, करंट अकाउंट डेफिसिट, GDP, वी आर स्टिल अमंग द बेस्ट. सो आई थिंक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी. एंड ये जो मार्केट करेक्ट हुआ है, आई वुड से बिकॉज हमने 2-3 साल बहुत अच्छा किया है. सो एज फंड मैनेजर्स वी आर नॉट
हमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इमीडिएटली जाके खरीदना है, बिकॉज दिस इज अ करेक्शन विच इज हेल्दी इन अ वे. सो दिस इज माई टेक. आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. आलोक सर, बाजार की सिचुएशन में जो पिछली तेजी थी उसमें सबके पास मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड सबको बहुत अच्छे लग रहे थे. अब हाल की गिरावट में याद आ रहा है डाइवर्सिफिकेशन भी, कि वो भी करना था जो छूट गया. इस समय एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है डाइवर्सिफिकेशन की, या ऑलवेज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस होती है डाइवर्सिफिकेशन की? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत तो हमेशा होती है, क्योंकि जो आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो वो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू ही कर सकते हो, राइट. और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी नहीं है. जैसे अगर हम पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो हम पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक, 30 स्टॉक, 50 स्टॉक, डिपेंडिंग ऑन स्टाइल, राइट. वाई डू यू कीप इतने सारे स्टॉक्स क्यों रखते हो? क्योंकि आप वो डाइवर्सिफाई करके रिस्क मैनेज करना चाहते हो, राइट. तो राइट फ्रॉम इंडिविजुअल पोर्टफोलियो मैनेजर इट्स सेल्फ डाइवर्सिफाई करके ही रिस्क मैनेज करता है. तो इंडिविजुअल बैलेंस शीट पे भी आपको डाइवर्सिफाई करके ही मैनेज करना पड़ेगा, राइट. अभी डिपेंड करता है कि कभी कभी बाजार में और इकोनॉमी में जो सिचुएशन है उस हिसाब से आप कहीं थोड़ा वेट कम कर सकते हो, थोड़ा वेट बढ़ा सकते हो, राइट. लेकिन आप किसी भी चीज़ को एकदम इग्नोर नहीं कर सकते और किसी भी चीज़ की तरफ एकदम ओवरवेट भी नहीं हो सकते. आपको बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा, राइट. अब वो बैलेंसिंग एक्ट जो है वो इट्स अ प्रोसेस जो काफ़ी सारे वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. अब जैसे पिछले कुछ सालों में मिड एंड स्मॉल कैप ने अच्छा किया क्योंकि उन्होंने अर्निंग्स ग्रोथ भी उसी हिसाब से दिखाई, राइट. तो अगर आगे चल के वो अर्निंग्स मॉडरेशन होता है तो फिर हो सकता है आपको वो चेंज करना पड़ेगा. अगर नहीं होता है तो देन प्रोबेबली यू कैन कंटिन्यू विद इट. सो दोज आर द थिंग्स विच विल इवॉल्व, right. As a fund managers you can always have some probabilistic estimations of that कि ये शायद ऐसा हो सकता है, उस हिसाब से हम अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करते हैं. लेकिन ये कहना कि ऐसा ही होगा ये थोड़ा गलत हो जाता है, क्योंकि हम धीरे धीरे करते हैं. जैसे जैसे हमारी हाइपोथेसिस वैलिडेट होती है कि जी मैं ऐसा सोच रहा था कि इस कंपनी का ग्रोथ इस तरीके से होगा, राइट. तो जैसे जैसे वो वैलिडेट होता है वैसे वैसे आप अपने वेट्स भी उसी हिसाब से ऑल्टर करते हो. तो आई थिंक जो प्रोसेस है इंडिविजुअल लेवल पे, आई थिंक वो भी कुछ ही उस हिसाब से ही चलना चाहिए कि आपको एक बैलेंस अप्रोच की तरफ थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर सकते हैं. बट जो आप मेजरली रिस्क प्रोफाइलिंग करते हो इन्वेस्टर की या उसकी रिक्वायरमेंट की प्रोफाइलिंग करते हो, आई थिंक उस हिसाब को, उस चीज़ को देखते हुए आपको लार्ज कैप लेना है, मिड कैप लेना है, स्मॉल कैप लेना है, किस प्रोपोर्शन में लेना है. आई थिंक वो उस चीज़ से डिटरमाइन होना चाहिए, ना कि जो नियर टर्म में वॉलेटिलिटी आई है या नियर टर्म में रिटर्न आया है उस हिसाब. राजेश सर, ये हाल फिलहाल में टेस्टिंग टाइम कह लीजिए या फिर ट्रबल टाइम कह लीजिए उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने कोविड के बाद शुरुआत की है. पुराने इन्वेस्टर्स तो जानते ही हैं, ऐसे बहुत उतार चढ़ाव आए हैं बाजार में. नए निवेशकों के लिए पहला सीवियर झटका है. दूसरी तरफ कई लोगों ने ये भी सोचा हुआ था कि वो म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग कर लें, ऊपर की तरफ एनएवी खाली कर दें, नीचे की तरफ एनएवी भर लें. ऐसे लोग और ऐसी सिचुएशंस में अब क्या किया जाए? देखिए, मैं 30 साल से बाजार में हूँ और जो मैंने देखा है कि हु आर द पीपल हु रियली मेक एंड कीप वेल्थ. एटीट्यूड टुवर्ड्स द मार्केट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. आपके योर एटीट्यूड टुवर्ड्स हाउ यू आर बिल्डिंग वेल्थ शुड बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू मेक इट एंड ग्रो इट. मेरे ख्याल से ये गिरावट आ रही है वो उसमें कोई बुराई नहीं है. मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं इक्विटी से इतनी बढ़ गई थी, राइट. और थोड़े लोग were taking equity returns for granted. So ये मेरे ख्याल से it's very good कि थोड़ी थोड़ी गिरावट आती है. तो मेरे ख्याल से the attitude and the expectations from what you should expect from such an asset class is going to get moderated. Look, we are a fantastic country, right? We should not forget when the short term becomes hazy, you should stretch your time and the long term becomes clearer. For 45 years, India has given a return of 15% per annum. There is no country in the world which has given equity returns this consistently. And आज लोग मुझे बोलते हैं भारत देश का टाइम आया है, right? The businesses of India make a return on equity of 16%. That is fantastic. You are not going to get that kind of profitability of businesses anywhere in the world. And it has achieved that
with dramatic consistency. And I can tell you as an analyst, when I look at opportunities, whether it is in services, IT, etc., whether it is in consumption, whether it is in investment-led sectors, or any of these opportunities, so many businesses, मुझे दिखते हैं कि ये 5 साल 10 साल में इतने बड़े हो जाएंगे. तो अगर आप ये टाइम हराइजन थोड़ा स्ट्रेच करिए तो यू विल रियलाइज इंडिया इज द मोस्ट प्रिडिक्टेबल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड with a $4 trillion size. We have had a fantastic equity track record and we will do that as you move forward as well. अस्थिरता इक्विटी मार्केट्स के प्रकृति में है, राइट? वो होना ही है. आपकी एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट शुड बी करेक्ट एंड यू विल डू जस्ट फाइन. अच्छा सर, इतने सारे फंड्स, इतने तरह के फंड्स, इतने तरह के निवेशक, इतने शहरों में एक्सपोजर, कैसे फिलॉसफी मैनेज करते हो? मतलब कैसे कर लेते हो कि ये फिलॉसफी यहाँ होनी चाहिए, वो फिलॉसफी वहाँ होनी चाहिए, कि सबका अलग टेक्सचर है, सबका अलग टेस्ट है, सबका अलग इक्विटी एक्सपोजर है या फिर एसेट क्लास एक्सपोजर है. सो कैसे फिलॉसफी मैनेज करते हो अलग अलग जगहों पे? सो सुमित, मोतीलाल ओसवाल बिकॉज इक्विटी पावर हाउस है, तो फॉर अस थिंग्स आर लिटिल सिंपलर. हम लोग डेट में हैं नहीं, हम लोग बाकी एसेट क्लासेस में भी इतना कुछ एक्सपोजर है नहीं हमारा. सो हम वी थिंक इक्विटी ब्रीद इक्विटी. एंड फॉर अस, जैसा सर ने बोला, इंडिया में रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द साइज ऑफ बिजनेसेस एंड द काइंड ऑफ ग्रोथ विजिबिलिटी दैट वी हैव, काम आसान है, इतना मुश्किल नहीं है टू बी ट्रू. सो फॉर अस cutting the noise is more important. And because we are very clear in our thought process, we are growth investors. So हमारा काम ये है कि पहले आइडेंटिफाई करते हैं which sectors, which are those businesses, management, वो कैसा ग्रो करेंगे, एंड सेकेंडली वो उस ग्रोथ को फंड कैसे करेंगे. बिकॉज सी, P&L ग्रोथ इज़ वन थिंग, बट हाउ यू ब्रिंग दैट ग्रोथ थ्रू बैलेंस शीट में ही पूरा फर्क आता है रिटर्न्स में. स्पेशली अभी क्योंकि स्मॉल और मिड कैप को लेके इतना सबके दिमाग में चल रहा है. लास्ट 10 साल में स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आज उनके बैलेंस शीट आप देखेंगे लेवरेज इज एट 10 ईयर लो. सो जब ग्रोथ आ रहा है, आप अपने खुद सोच के देखिए, आज अगर आप ग्रो कर रहे हैं और किसी बैंक से कोई भी लोन नहीं ले रहे हैं, अपने पैसे से ग्रो कर रहे हैं, दैट इज़ द काइंड ऑफ हेल्दी ग्रोथ दैट इंडिया इज नाउ डिस्प्लेइंग. एंड उस केस में क्या होता है, इक्विटी में रिटर्न अगर आप थोड़ा सा इफ़ यू डू योर हार्ड वर्क, फिर क्या होता है, आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको यू हैव टू मेक श्योर कि एक्सपेक्टेशंस आर मैट. आज अगर किसी कंपनी का मुझे लगता है प्रॉफिट 100 करोड़ से 200 करोड़ जाने वाला है, बट वो जर्नी हैज़ टू बी ट्रैवल थ्रू एवरी क्वार्टरली रिजल्ट. सो फिर चैनल चेक्स, आपका काफ़ी काम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यू गो टू द ग्राउंड एंड मेक श्योर दैट नंबर्स एक्सपेक्टेशंस आर मेट. बिकॉज ऐसे मार्केट में ना होप स्टोरीज को रिवॉर्ड नहीं मिलता. आप एवरी क्वार्टरली रिजल्ट सीजन देखेंगे, एनी कंपनी विच इज़ नॉट डिलीवर्ड इज ब्रूटली करेक्टिंग. सो फॉर अस क्लियर है, गुड अर्निंग स्टोरी, हाउ दे आर डूइंग इट, प्रमोटर पेडिग्री, एंड देन फाइनली वैल्यूएशन की बात आती है. बिकॉज वी आर कॉन्सेंट्रेटेड, वी आर, हमारे पास 100 स्टॉक नहीं होते पोर्टफोलियो में. सो स्टार्टिंग पॉइंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. So I think day in day out you do this as a team, things become much easier. So इतना difficult नहीं है इसमें. आलोक सर, मल्टीपल फंड्स लॉन्च हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मल्टीपल फंड्स आप लोग लॉन्च करने भी वाले होंगे. कैसे, मतलब व्हाट फ्रेम ऑफ माइंड यू कीप इन योर माइंड, कि आप क्या सोच के चलते हो कि हाँ ये मेरी फिलॉसफी होनी चाहिए, क्योंकि वो फिलॉसफी आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी देनी है, अपने इन्वेस्टर्स को भी देनी है. सो वो फिलॉसफी को क्या सोचते हो, कैसे उसे फॉरवर्ड करते हो आप लोग? सबसे पहले तो एक चीज़ है, जैसे आपने बोला कि डाइवर्स सेट ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं. तो अगर आप देखोगे तो उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने के लिए आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ इन प्लेस करनी पड़ती हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक कैटेगरी हर एक के लिए सूटेबल है, और इसीलिए जो MFD कम्युनिटी है, जो एडवाइज़र कम्युनिटी है, उनका रोल काफ़ी बड़ा हो जाता है कि वो डिसाइड करें कि
कौन सी कैटेगरी किसके लिए सूटेबल है। एज अ मैन्युफैक्चरर हमारा रोल है वो व्हीकल और वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करना। तो जब आप वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, क्या कोई भी नई स्ट्रैटेजी लेके आते हो या एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में बात करते हो, तो वो क्या चीज़ को, किस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करना चाहती है, वो जो हम स्कीम का ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड टिपिकली आप फिर उस चीज़ को केंद्र में रख के आप सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हो कि हम वो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर सकते हैं, राइट। अभी और उसकी वजह से बट आपकी जो कोर फिलॉसफी होती है किसी भी फंड हाउस की, किसी भी फंड मैनेजर की, वो कोर फिलॉसफीज़ हमेशा सेम रहती है, बिकॉज एज अ नेचर, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, यू नो, यू हैव डेवलप्ड अ सर्टेन थॉट प्रोसेस. So while that is the core of it, but to achieve a particular objective, right, you may have some digression. बट अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ जैसे एक लार्ज कैप फंड है, राइट, तो एक एएमसी शायद उसको कुछ दूसरी तरीके से मैनेज करती होगी, दूसरी एएमसी किसी और को मैनेज करती होगी, लेकिन अगर हम लार्ज कैप और लार्ज कैप को कंपेयर करेंगे तो शायद उनमें बहुत ज़्यादा डाइग्रेशन आपको नहीं दिखेगा, जबकि अप्रोच में ठीक ठाक डिफरेंस हो सकता है, राइट। तो वो एक इंडिविजुअलिस्टिक थिंग है, बिकॉज जिस चीज़ के लिए मैं कंफर्टेबल हो सकता हूँ, लाइक अजय वाज सेइंग दैट दे रन कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, राइट, सो ये उनका अप्रोच है, राइट। समबडी में लाइक टू रन 100 स्टॉक पोर्टफोलियो, वो उसका अप्रोच है। क्या सही है क्या गलत है वो नहीं है, क्योंकि बाजार में एक चीज़ को पे पहुंचने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, राइट। तो जो इंडिविजुअल माइक्रो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सबकी अलग हो सकती हैं, बट जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो डिटरमाइन होता है कि वो फंड क्या अचीव करना चाहता है, राइट, एंड एवरीथिंग वर्क्स टुवर्ड्स दैट, एंड दैट्स हाउ, यू नो, व्हाइल यू आर डूइंग ऑल दिस माइक्रो थिंग्स, यू लुक एट दैट पॉइंट एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट। तो राजेश सर, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स एनएफओज लॉन्च होते हैं, लेकिन आपको ये इंश्योर भी करना पड़ता है कि उसकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली आती रहे। ऐसा नहीं है कि खाली एनएफओ ही लॉन्च करना है और उसी को ही फॉरवर्ड करना है कई सालों तक, कई दशकों तक। तो ये प्रोसेस को आप लोग कैसे मैनेज करते हो, कैसे ये टीम इंश्योर करती है कि उसकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली बनी रहे, और गिवन द वोलेटिलिटी इन द मार्केट, चाहे स्मॉल कैप हो मिड कैप हो, आप लोग उसको सस्टेन करवा पाओ, ये कैसे करते हो? देखिए, हम लोग का भी एक बाजार का एक जजमेंट होता है। हम लाए थे फ्लेक्सी कैप फंड फरवरी 23 में। हमारा जजमेंट था कि दैट इज़ द बॉटम ऑफ द मार्केट और मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स विल डू एक्सट्रीमली वेल फ्रॉम देयर ऑन। तो हमने फ्लेक्सी कैप लॉन्च किया और आई डोंट वांट टू गो इनटू द नंबर्स, बट वी डिड वेरी वेल फॉर आवर इन्वेस्टर्स सिंस देन। तो हमारा जजमेंट था कि उस समय हमारा जजमेंट था कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप विल डू वेरी वेल और फ्लेक्सी कैप का टाइम है, तो हमने वो फ्लेक्सी कैप लॉन्च किया। हाल ही में हम कंजम्पशन फंड लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कन्विक्शन है कि जो सेक्टर्स ड्राइव कर रहे थे मार्केट लीडरशिप, वो था इन्वेस्टमेंट लेड। सो अगर आप देखें तो यू नो लॉट ऑफ द सेक्टर्स दैट डिड वेल आर कैपिटल गुड्स, यू नो दोज काइंड, कैपिटल मार्केट प्लेस एक्सेट्रा। मेरा मानना है और ये मेरी सोच है कि आई थिंक द लीडरशिप ऑफ द मार्केट विल चेंज. So I think once the leadership of the market changes, this probably sectors which had been doing extremely well, my sense is वहाँ एक change आएगा. ये मेरा conviction है, ये मेरा मानना है. तो मुझे लगता है कि वो shift होगा consumption की तरफ. तो मेरे ख्याल से अब जो मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है जो the shift that is going to take place in the leadership of the market will move away from what was doing well, which is capital goods and investment-led sectors, and I think it will go into areas like consumption. So हमारा एक जजमेंट होता है कि मार्केट में कि व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी, कहाँ हम इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बना सकेंगे, और वो सक्सेस से हमारी ब्रांड इक्विटी बढ़ती है. पीपल आर डेफिनेटली हैप्पियर इफ वी डिलीवर ऑन व्हाट वी एक्सपेक्ट द मार्केट टू. अच्छा सर, एक बहुत बड़ा रोल टीम प्ले करती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम तो फाइनल प्रोडक्ट ही देख रहे हैं, टीम पीछे काम कर रही है, और टीम के केस में CIOs है, रिसर्च की टीम है, डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, इतना कुछ होता है फंड में, डिस्ट्रीब्यूटर है, इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं. सो सबका अपना हिस्सा है, सबका अपना काम है. किस तरह से मैनेज होता है ये सारा प्रोसेस, और किस तरह से आप एग्जीक्यूशन पार्ट में इन लोगों का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है? So I think
आज के मार्केट में आप किसी भी एमसी को देखेंगे तो रिसोर्सेज आई थिंक सभी के पास है। मैनेजमेंट एक्सेस हो गया, ब्रोकर रिपोर्ट्स हो गए, मोस्ट ऑफ द चैनल चेक्स भी अभी तो सभी के पास हैं। सो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आता है कि एज ए टीम आप कहाँ फोकस कर रहे हैं। जैसे कि सर ने कंजम्पशन की बात की, आलोक सर ने और एग्जाम्पल दिए। सो उसी तरह आज एज अ मोतीलाल म्यूचुअल फंड हमारी टीम कहाँ मेहनत कर रही है। उसके बाद क्या होता है कि देखिए, जैसे सर ने बताया मार्केट का व्यू है, पर आपको जाके डिफरेंस कहाँ पे आता है रिटर्न में। डिफरेंस आता है रिटर्न में कि एक एड्रेसेबल मार्केट है जो कि एनुअल रिपोर्ट से मिलता है, मैनेजमेंट से बात करके मिलता है, रिसर्च रिपोर्ट से मिलता है, कंसल्टेंसी से, एक्सपर्ट से बात करते हैं हम लोग। सो ये सब पार्ट होता है कि आप मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है तब उसके बाद जाके आपको फिर काम करना पड़ता है कि फाइनली ये जो एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी है इसको कौन अच्छे से एड्रेस कर सकता है। हु आर दोज कंपनीज जहाँ पे इन्वेस्टेबल है, आइडियाज़ इन्वेस्टेबल है, जहाँ पे आपको जाके फिर कंपनी से मिलना पड़ता है, उनके कॉम्पिटिटर्स से मिलना पड़ता है, उनका यूनिट इकोनॉमिक्स समझना पड़ता है। सो ये क्या है, ये वाला पार्ट ही है जहाँ पे अब मार्केट में थोड़ा डिफ्रेंसिएशन है, क्योंकि एक बार ऑल दीज थिंग्स आर एस्टैब्लिश्ड वो स्टॉक प्राइस में आ जाता है। तो इस समय डिफरेंस इन रिसर्च इज कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे वी ट्रैवल अ लॉट समझने के लिए कि वो यूनिट इकोनॉमिक्स कैसा चेंज होगा। बिकॉज क्या होता है, एक बार जब रिपोर्टेड नंबर्स में आ गया, पब्लिक इन्फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद फिर वो स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी दिख जाता है। सो एज ए टीम वी ट्राई टू वर्क एंड मेक श्योर दैट वी आर अहेड ऑफ द साइकिल। उसके लिए वी डू लॉट ऑफ चैनल चेक्स, एक्सपर्ट कॉल्स, विजिट्स। सो वो उससे डिफरेंस आता है। एंड देन फाइनली यू हैव टू मैनेज द रिस्क पार्ट ऑफ इट। अभी उसमें अकाउंटिंग से लेके वी एंगेज डिफरेंट पार्टनर्स ऑल्सो इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अकाउंटिंग कैसा है, फॉरेंसिक कराते हैं उसके लिए, बिकॉज हर चीज़ हम भी नहीं समझते। So there we take the help of experts, and I think this is the different approach that we bring to the table. Finally, execution की बात जहाँ तक आती है सुमित, so execution is equally important because mid and small cap में क्या होता है, थोड़ा सा liquidity के लिए you have to work on it. So वो sourcing है, आपका trade बाहर ना जाए, it should be kept it should be executed in a way कि उससे stock price impact minimal हो। सो उसके लिए डीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्टली होता है रिस्क मैनेजमेंट। सो क्या है, बिकॉज वी वांट टू रन लिक्विड पोर्टफोलियोज, तो ऐसा ना हो कि आज मैंने स्टॉक तो खरीद लिया पर उसको बेचने के लिए मुझे 1 साल लग जाएगा। सो रिस्क मैनेज करता है कि आज उस स्टॉक का अगर सपोज 10% आपने डे के वॉल्यूम का लिया है पार्ट, तो कितने दिन लगेंगे आपको वो एग्जीक्यूट करने में। सो रिस्क ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन वेयर दे मैनेज एंड मेक श्योर कि हमारे पोर्टफोलियोज लिक्विड हैं। So I think it is combination of all these things, and compliance is equally important कि ऐसा नहीं हो कि आपने ट्रेड उसको ग्रे लिस्ट में नहीं डाला और एम्प्लॉयज़ को परमिशन मिल गई। सो क्योंकि वो रेगुलेटरी बीच और ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट नाउ। सो दिस इज होल इकोसिस्टम विच वर्क इन टेंडम, जिससे आप ये म्यूचुअल फंड के रिजल्ट देखते हैं। तो आलोक सर, करीब करीब 7,200 BSE में लिस्टेड कंपनियां हैं, रफली 92 IPO पिछले साल भी आते हुए दिखाई पड़े। फ्लो है, ठीक ठाक है, लेकिन आप सब तो ट्रैक कर नहीं सकते। कैसे आप ईयर मार्क करते हो? हम भी ट्रैक करते हैं, कोई भी कंपनी लेते हैं, किसी का P 200 जा रहा है, किसी का P 100 आ रहा है, कोई की ग्रोथ अच्छी है, कोई का वैल्यूएशन महंगा है। सो ये चीज़ को मैनेज कैसे करते हो? क्या पहले से लिस्ट बना के रख ली कि यही मेरी कंपनियाँ, इन्हीं को मैं देखूंगा, या नया परव्यू ले रहा है? प्लस एक और जो भी अजय भी कह रहे थे कि लिक्विडिटी मिलती नहीं है, अच्छे पेपर में लिक्विडिटी नहीं सबको चाहिए, फिर कैसे मैनेज करोगे सिचुएशन? देखिए, सबसे पहले तो आपने सही बात बोली, बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं और लिस्टेड नई लिस्टिंग्स होती भी जा रही हैं। तो आपको पहले तो एक चीज़ मतलब जो आई थिंक सारे फंड हाउसेज ही करते हैं कि भाई आप किस लेवल तक, किस साइज़ तक इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? क्योंकि आपके पोर्टफोलियो का एक साइज़ है, राइट? और अगर आप सेबी का रूल भी देखो तो आप 10% ओन कर सकते हो, राइट? तो वो अगर 10% किसी 100 करोड़ की कंपनी का 10 करोड़ है और आपका पोर्टफोलियो 10,000 करोड़ का है, तो आप मतलब उतनी मेहनत करके करोगे क्या, राइट? तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी होता है, राइट, दैट शुड बी मटीरियल, साइज शुड बी मटीरियल इनफ फॉर यू टू टेक राइट एक्सपोजर, राइट? सो एवरीवन हैज़ टू डिफाइन कि बॉस व्हाट इज दैट कट ऑफ,
right? Whether 5,000 crore is a cutoff, 10,000 crore is a cutoff, 1,000 crore is a cutoff, depending on the size what they are managing, right? That's the one thing, because that also determines कि जो अजय बोल रहा था कि in terms of liquidity, because size also plays an important role, right? अगर एक छोटी कंपनी है उसका 75% प्रमोटर के पास है, right? तो जो बचा हुआ है वो फ्री फ्लोट कम है और उस फ्री फ्लोट की वैल्यू और भी ज़्यादा कम है, राइट? सो आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कॉन्सेप्ट आइडिया कि ये हो सकता है वो नहीं हो सकता है, वो वहाँ से आप शुरू करते हो, राइट? लेकिन उसके बाद आप कहीं ना कहीं रुक जाते हो कि भाई इससे ज़्यादा छोटी साइज में मैं नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली मेरे को सिर्फ खरीदना नहीं है, मेरे को बेचना भी है एक दिन, राइट? तो ये दोनों चीज़ें करती हैं. इसीलिए अगर आप देखोगे कभी कभी काफ़ी सारे जो माइक्रो सेक्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन फंड हाउसेस में उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम होता है या नहीं होता है, क्योंकि उनका साइजेस इतना छोटा है, राइट, कि आप चाहकर भी एक मीनिंगफुल डेल्टा नहीं बना सकते, राइट? एंड आपके पास दिन के वही 24 घंटे हैं, राइट, जिसमें आप एक एक्स अमाउंट ऑफ डेटा स्कैन कर सकते हो, राइट? तो फिर आप अगेन अगर कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी पे जाते हो, तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने 5-5 घंटे करोगे तो फिर जो बड़ा डेल्टा जहाँ पे आ सकता है वो आप ऐसे कैसे करो. तो कहीं ना कहीं आपको वो एक कॉल लेना पड़ता है. उसके लिए आपके फंड का साइज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेकेंड इज कि उस सेक्टर या इंडस्ट्री का वो कितना बड़ा साइज है, राइट? क्योंकि तभी जो पूल ऑफ प्रॉफिट्स होता है, देखिए सबसे ज़्यादा पैसा कब बनता है, जब आपका पूल ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होता है, राइट? जिसको आप किसी भी तरीके से देख लो, आप आरओई की टर्म्स में देख लो या कुछ, मतलब अल्टीमेटली दैट पूल ऑफ प्रॉफिट हैज़ टू इंक्रीज, एंड दैट पूल ऑफ प्रॉफिट हैज़ टू बी इंक्रीजिंग एट अ फास्टर प्लेस इज वन थिंग. But that size of that pool of profit should also be good enough for everyone to participate in a meaningful manner, right? तो I think ये चीज़ मतलब हर एक कोई अपनी अपनी तरीके से देखता है, बट कहीं ना कहीं ये दो चीज़ों पे जाके सबकी गाड़ी रुकती है. राजेश सर, कहा जाता है कि बाजार में when to say no is more important than what to say yes or when to say yes. मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको निकलना कब है. एंट्री तो सभी कर सकते हैं, एग्जिट इज द क्रूशियल स्ट्रैटेजी. 1 2 आपके केस में हमने एक फिलॉसफी के साथ शुरुआत की, लेकिन विद टाइम सिचुएशन बदल गई, मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो बदल गया, थोड़ा थोड़ा डिविएशन आता है. एटलीस्ट आम आदमी तो करता ही है यही काम. सो आप इतने बड़े फंड के साथ कैसे ये इंश्योर करते हो कि आप अपनी फिलॉसफी को स्टिक करो और उसी के साथ ही रहो, या वो बेसिक अंडरलाइंग फिलॉसफी के अंदर ही रहो? देखिए, बाजार में जब आप एंटर करते हो और यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दैट डे, और ये लर्निंग क्यूमुलेटिव होती है और अक्यूमुलेट होती है, राइट, ऑफ व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क. तो पहले तो अगर आप फॉर्चुनेटली हमारा एक यूनिक धंधा है कि जैसे आप एक्सपीरियंस होते हैं आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस है. बोलते हैं ना, यू कैन नॉट टीच अ न्यू डॉग ओल्ड ट्रिक्स, राइट? सो बीइंग एन ओल्ड डॉग हेल्प्स, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस, क्यूमुलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट्स एंड व्हाट वर्क्स इन मार्केट्स, इट हेल्प्स. सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज वेरी क्लियर. सो what kind of companies we are looking for is very clear. So typically what we do is we know that India is a growth opportunity. तो सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन कहाँ होता है? मोतीलाल जी वो लोग वेल्थ क्रिएशन सर्वे निकालते हैं, राइट, कि कहाँ वेल्थ बनी है. तो हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा वेल्थ ऐसे बिजनेस में बनती है जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, और इंडिया में आपको लाभ लेना है ये ग्रोथ का. जो मैं कह रहा हूँ कि 10 साल की प्रेडिक्टेबिलिटी है, अगर कोई मार्केट है तो वो इंडिया है. So first we are clear we want to buy growth businesses. Second we want to buy more predictable businesses, right? तो जो आप प्रिडिक्ट कर सको, आपका एक अनुमान हो सकता है कि ये धंधा ये 3 साल में इस तरह ग्रो करेगा और मेरी प्रिडिक्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा है. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. आई डोंट थिंक आई कैन प्रिडिक्ट स्टील प्राइजेस फॉर द नेक्स्ट 3 years. वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इतने ग्लोबल फैक्टर्स लगते हैं. बट आई कैन प्रिडिक्ट व्हाट अ टेलीकॉम कंपनी कैन डू इन 3 years. तो so first growth, second predictability, third we want to buy high free cash flow businesses. Who doesn't want to buy a good business?
right? That is not a differentiation, but I'm just saying that everybody wants to buy a good business, but it is defined by इसकी वर्किंग कैपिटल कैसी है, इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी कैसी है, इसके फ्री कैश फ्लो कैसे हैं, इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन कैसा है, इसमें स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी कितनी है, कितनी बड़ी हो सकती है ये कंपनी 4, 5, 10 साल में, एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्या प्राइस दे रहे हैं. देखिए एज फंड मैनेजर्स मुझे पूछते हैं यू नो व्हाट इज योर जॉब. एज अ फंड मैनेजर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. आप बड़ा पैसा कब बनाते हैं? आप बड़ा पैसा बनाते हैं पहले जब आप आगे देख सकें. जो आप सोच रहे हैं वो मार्केट को कल सोचना चाहिए, राइट. सो बेसिकली फर्स्ट you have the big money is made in thinking ahead of the market, right? Second, big money is made when you buy mispriced stocks, right? तो mispricing जहाँ value है, जहाँ mispricing है, वो देखने की जरूरत है. So मैं जैसे कि कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि leadership change होने वाली है. That's we are looking forward. That's where the opportunity is, and you have to find mispriced. मैं इसका एक example दे देता हूँ. 4 साल पहले लोग there was a philosophy कि बाय ग्रेट बिजनेसेस. तो नाम लेता हूँ कंपनी है तो इट विल बिकम मोर क्लियरर. एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, पीडीलाइट, सब ने ये कंपनियाँ ली. आर दीज गुड बिजनेसेस? ऑफ कोर्स दे आर गुड बिजनेसेस, बट वर दे वैल्यूड करेक्टली? द आंसर इज नो. एट दैट सेम टाइम पब्लिक सेक्टर बैंक्स अवेलेबल थे. दे वर कमिंग ऑफ अ 10 year ऑफ राइटिंग ऑफ बैड लोन्स. दे वर अवेलेबल एट हाफ टाइम प्राइस टू बुक. So mispricing was there. So the balance sheets improved dramatically, their profitability improved dramatically, and the valuation was very low. So the job is not only to understand good businesses, but you also find mispriced opportunities. That is where we create alpha. अजय, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज हमने पास में भी देखे हैं जो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. मल्टीपल टाइम्स ऐसी कंपनी स्पेसिफिक, ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक, ऐसे ग्रुप स्पेसिफिक कुछ इवेंट आ जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. एज अ फंड मैनेजर आप लोगों ने बहुत बारी पढ़ाई कर ली, सब जान लिया, नंबर देख लिए, बट फ्यू फैक्टर्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. उस सिचुएशन को कैसे आप लोग मैनेज करते हो कि मार्केट इमीडिएट रिएक्ट करता है, मीडिया इमीडिएट रिएक्ट करता है, और पैनिक स्टेट भी आ जाती है इन्वेस्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में. सो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन. क्योंकि इंडियन मार्केट्स में ना, जैसे वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, अभी ऑयल प्राइसेस फॉर एग्जांपल, अब हमने काफ़ी साइकिल्स देख लिए हैं. ऑयल ऊपर जाएगा तो किस कंपनी को फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है. स्टील, रॉ मटेरियल, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ऑल दिस साइकिल्स अब हमने देख लिया है. आप मेरे को पूछेंगे ये पैरामीटर ऊपर जाएगा किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, आई टेल यू एंड आई चेंज माई पोर्टफोलियो. लास्ट 4-5 साल में इफ़ आई हैव टू थिंक ऑफ IL&FS, फर्स्ट टाइम रिटेल इन्वेस्टर टुक अ हिट. कोविड, यूक्रेन रशिया वॉर, ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पे ना क्लैरिटी नहीं थी कि व्हेन थिंग्स विल सेटल डाउन. सो अभी ना 6 सिग्मा इवेंट्स आर हैपनिंग मोर फ्रीक्वेंटली नाउ एक्चुअली. अभी फॉर एग्जाम्पल इस समय जो प्रेशर है मार्केट में, ठीक है, टैरिफ्स आएंगे, कुछ सेटल हो जाएगा. एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट समथिंग विच विल कंटिन्यू टू ड्रैग फॉर नेक्स्ट 6 months, 1 year, 2 year, एंड वी डोंट नो हाउ द एंड गेम विल बी. एक बार टैरिफ क्लैरिटी आएगी, किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, एंड वील गेट टू नो. सो जो इवेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर कि वी नो हाउ इट विल प्ले आउट एंड वी सी देम प्लेइंग आउट इन सर्टन टाइम फ्रेम, वी आर ओके विद इट. So I think we are in that phase of market जब पे macro side कोई problem नहीं है. All these uncertainties I think they'll play out in next 3 months, and then I think we'll be back to basics. राजेश सर लास्ट कि कैश सिचुएशन कैसी है अभी, क्योंकि बहुत सारे रिटेल निवेशक, HNIs जब फुल्ली इन्वेस्टेड होते हैं तभी मार्केट नीचे आता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास हमेशा एक प्रोविज़न रहता है कि वो अपने पास कैश सिचुएशन रखते हैं. सो हाउ कंफर्टेबल वी आर एज अ सेक्टर, एज म्यूचुअल फंड साइड, कि अभी के बाजार को इनकैश करने के लिए आर वी कंफर्टेबल इनफ? देखिए एज अ फंड हाउस हमारी फिलॉसफी है कि हम लोग ज़्यादा कैश रखते नहीं हैं. सो वी आर ऑलमोस्ट ऑलवेज फुली इन्वेस्टेड. शायद 4-5% कैश रखते हैं, बिकॉज हमारा मैंडेट है टू स्टे फुली इन्वेस्टेड इन दैट एसेट क्लास. तो हमारी वैल्यू एडिशन इज टू फाइंड द स्टॉक्स विच वी थिंक आर मोर रेलेवेंट फॉर द टाइम बीइंग. सो रह गया लेट्स से स्टफ लाइक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, वेयर देयर इज स्टिल अ equity exposure which we can alter
तो उसमें हमारी एक्चुअली वी हैड कम डाउन ड्रामेटिकली, बट वी हैव गॉन अप अगेन. वी आर at 50% plus even in balanced advantage fund, but the mix is more. 95% of our balanced advantage fund portfolio, equity portfolio, is in all in large caps. So हमें वहाँ we thought that is the best way to kind of approach the markets. So as a house we don't we'll take too many aggressive cash calls. ओके चलिए आलोक सर बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज मौजूद रहने के लिए और सभी सवालों पर हमसे बातचीत करने के लिए. ओवर टू यू. Thank you so much, Sumit. Thank you to all the panelists and Sumit ji for such a great discussion. It was such a great pleasure to have you with us today.